आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। सबसे पहले 1857 की क्रांति में हम देखते हैं कि क्रांति का स्वरूप क्या था। क्रांति के स्वरूप से अभिप्राय है कि ये जो क्रांति हुई थी इसे किसी ने सैनिक विद्रोह कहा था, किसी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो सबसे पहले क्रांति के स्वरूप में उसी की बात करते हैं। तो देखो, इस क्रांति को सैनिक विद्रोह कहने वाला कौन था? सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह की संज्ञा इस क्रांति को किसने दी? व्यक्ति का नाम आता है बेंजामिन डिजरेली। तो बेंजामिन डिजरेली ने इसे सैनिक विद्रोह का किसे 1857 की क्रांति को। फिर अगर हम बात करें भारतीय व्यक्ति की तो नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर। इनकी बुक का नाम भी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उसमें इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इस प्रकार से क्रांति में हमने देखा किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को क्या कहा। क्रांति के बाद में फिर हम बात कर लेते हैं आखिर क्रांति शुरू क्यों हुई, उसके कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहला कारण आर्थिक कारण हम लेते हैं। आर्थिक कारण से अभिप्राय है कि भारतीय जो उद्योग धंधे थे उन उद्योग धंधों पर ऐसी कर प्रणाली लगा दी गई, किसके माध्यम से? अंग्रेजों के माध्यम से। तो लंदन से जो सामान आ रहा था उस पर सीमा पर टैक्स नहीं लग रहा था। ठीक है, अब जब टैक्स नहीं लग रहा था तो वो जितने की वस्तु लंदन में बन रही थी उतनी ही वस्तु की जो कीमत थी वो भारत में हो गई। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? भारतीय उद्योग धंधे जो थे वो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि अपने यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे वो हस्त निर्मित थे। और इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड में जो वस्तुएं बनती थी वो मशीनों से बनने लग गई थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियों के कारण क्या हो गए? धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो एक तो आर्थिक कारण में हम लेते हैं कि भारतीय उद्योग धंधों को अंग्रेजों की नीतियों के माध्यम से नुकसान उठाना पड़ा और वो धीरे धीरे क्या हो गए? नष्ट। इसके अलावा भू राजस्व की बात करें भू राजस्व के लिए अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? 3 व्यवस्थाएं अपना रखी थी। पहली जो व्यवस्था थी उसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। और इसमें क्या होता था? इसमें भूमि किसको दी जाती थी? जमींदार को। तो जमींदार को भूमि दे दी जाती थी। अब जमींदार क्या करता था? किसानों से कार्य करवाता था और जो उत्पादन होता था उसका, जैसे उत्पादन की हम बात करें तो उत्पादन जैसे जितना भी उत्पादन हुआ, ठीक है, तो 11/10। इसका मतलब ये हुआ कि 11 में से 10वां जो हिस्सा है, 10 हिस्से किसको देने पड़ते थे? अंग्रेजों को देने पड़ते थे। ये जिम्मेदारी व्यवस्था थी जिसमें किसानों का क्या हुआ? शोषण हुआ। दूसरी जो व्यवस्था थी उसकी हम बात करें तो उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था बोल दें, रैयतवाड़ी प्रथा बोल दें। इसमें क्या होता था? रैयत कहा जाता है किसको? किसान को। इसमें सभी अधिकार अंग्रेजों ने किसको दे दिए? किसान को। लेकिन
किसानों से भू राजस्व इकट्ठा किया गया और वो कितना, 1/3, कि जितना उत्पादन होता था उसका तीसरा हिस्सा किसको देना था, अंग्रेजों को। यह व्यवस्था भी दक्षिण भारत में रही। फिर बात करते हैं तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी महालवाड़ी। महालवाड़ी या बाड़ी। इस महालवाड़ी प्रथा में, इस महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, एक प्रकार से गांव से भू राजस्व लिया जाता था। अब गांव का जो मुखिया था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो गांव से क्या कलेक्ट करे, पैसा कलेक्ट करे टैक्स का, और किसे जमा करवाए, अंग्रेजों को जमा करवाए। तो ये जो व्यवस्था थी ये भी पसंद नहीं आई और इससे धीरे धीरे जो किसान थे वो क्या हो गए, विरोधी बन गए, किसके, अंग्रेजों के। तो इसको एक प्रकार से उद्योगों को उन्होंने नष्ट कर दिया और हमारे लिए भू राजस्व की नई नई व्यवस्थाएं हमारे ऊपर थोप दी गई, जिससे चाहे अकाल पड़े या ऐसी कोई भी व्यवस्था हो, फिर भी अंग्रेजों ने जो निर्धारित कर रखा था वो हमें देना ही पड़ता था। तो ये जो कठोर नीतियां थी उसके कारण भी क्रांति होने का एक कारण माना जाता है। लोग अंग्रेजों के विरोधी हो गई और उन्होंने संगठित होकर ये क्रांति करने का निर्णय लिया। दूसरा बिंदु हम देखते हैं राजनीतिक कारण, कि राजनीतिक कारण क्या था जिसके कारण क्रांति हुई। तो राजनीतिक कारण को हम लेते हैं, एक तो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, और लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उसका एक सिद्धांत बोल दें हम, व्यपगत सिद्धांत। और व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता था, लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लगा दिया कि देसी रियासतें थी और देसी रियासतों में हमें पता है किसका शासन होता था, राजाओं का। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जिस राजा के संतान नहीं है, जिस राजा के पुत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु के बाद में, ठीक है, वो देसी रियासत जो थी वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली जाती थी। तो इसे गोद निषेध प्रथा भी हम बोल दें, गोद निषेध प्रथा। इसमें राजा क्या नहीं ले सकता था, अपने सगे संबंधी या परिवार के सदस्यों में से किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इस नीति के माध्यम से विभिन्न देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अब ये जो राजा थे वो क्या बन गए, विरोधी बन गए। इसके साथ साथ में सहायक संधि, और सहायक संधि की हम बात करें तो सहायक संधि लाने वाला कौन था, लॉर्ड वेलेजली। और इस सहायक संधि के माध्यम से जिन देशी रियासतों ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी वो सभी रियासतें अपने यहाँ पर सेना रखती थी। क्या रखती थी, सेना। और सेना का पूरा खर्चा उस देशी रियासत के राजा को देना पड़ता था। और एक राज्य दूसरे राज्य से किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं रख सकता था। अगर संधि भी करनी होती थी तो अंग्रेजों से पूछना पड़ता था। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के रूल इस सहायक संधि में लगा दिए गए, जिसके कारण भी लोगों में अंग्रेज विरोधी भावना पनपने लगी। तो राजनीतिक कारण के बाद में फिर हम देखते हैं सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारणों की हम बात करें तो एक तो अंग्रेज है ना, वो स्वयं को सभ्य मानते थे। अंग्रेज की नीति कैसी थी, भेदभावपूर्ण। वो हिंदू और मुसलमानों को क्या मानते थे, असभ्य मानते थे, और स्वयं को क्या मानते थे, सभ्य। तो भेदभावपूर्ण उनका व्यवहार था। साथ ही साथ वो क्या करते थे, उच्च पदों पर, जो भी प्रशासनिक पद थे, उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति करते थे, न कि भारतीयों की। किसकी नियुक्ति करते थे, अंग्रेजों की।
तो इससे भी है ना भारतीय धीरे धीरे विरोधी बनने लगे कि उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ धार्मिक कारणों की हम बात करें तो धार्मिक कारणों में सती प्रथा, जो लंबे समय से अपनी परंपराओं में चली आ रही थी, सती प्रथा, उस सती प्रथा को 1829 में क्या कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। तो सती प्रथा पर रोक लगी। साथ ही साथ विधवा विवाह, विधवा विवाह का उन्होंने क्या कर दिया, विधवा तो विधवा विवाह और विधवा विवाह करने की उन्होंने क्या दे दी, अनुमति दे दी। जबकि भारतीय समाज में सती प्रथा पर भी रोक लगी हुई थी और साथ ही साथ विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो ये 1856। जब ऐसा हुआ तो भारतीय मानने लगे कि ये तो हमारे धार्मिक मामलों में क्या करने लग गए, हस्तक्षेप करने लग गए। इसलिए भी धार्मिक कारण भी विरोधी बना किसका, अंग्रेजों का। फिर बात करते हैं हम सैनिक कारण की। अगर हम सैनिक कारण की बात करें तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। सैनिक कारण की बात करें, एक तो देखो अंग्रेज सेना में होते थे, एक भारतीय होते थे। तो भारतीय भी सेना में थे, अंग्रेज भी सेना में थे। अंग्रेजों को तो अच्छा वेतन दिया जाता था, और भारतीयों को उनकी तुलना में अच्छा वेतन नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ भारतीयों के ऊपर ये भी रूल बना रखे थे कि उन्हें समुद्री यात्रा करनी पड़ सकती है। कहने का मतलब, जब एक भारतीय व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती होता था तो साफ साफ उनसे इस बात पर सहमति ली जाती थी कि अगर अंग्रेजों को इस सेना की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे क्षेत्र में समुद्री यात्रा के माध्यम से उन्हें जाना होगा। अगर भारतीय धर्म की हम बात करें तो भारतीय धर्म में हिंदू यात्रा, समुद्री यात्रा को क्या माना गया, गलत माना जाता था। तो सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। जबकि अंग्रेज जो सैनिक थे उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता था, उन्हें विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं दी जाती थी जो भारतीय सैनिकों को प्राप्त नहीं हुई। तो इस कारण वे सैनिकों में असंतोष की भावना पनपने लगी। सैनिक कारण के बाद में फिर अपना बिंदु है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मतलब होता है मुख्य कारण, कि 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण किसे माना जाता है, तो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी। कि कारतूसों में गाय की और सूअर की चर्बी का प्रयोग होने लगा। अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्राउन बेस बंदूकों का प्रयोग होता था। तो ब्राउन बेस बंदूकों का प्रयोग, जब ऐसी स्थिति आई कि इन बंदूकों के स्थान पर नई बंदूकों को अपनाया गया और उसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड जो राइफल थी, एनफील्ड जो बंदूक थी, उसमें क्या होता था, उसमें जो एक प्रकार से गोली होती है, उसको चलाने से पहले क्या करना पड़ता था, उसके नोक को मुंह से तोड़ना पड़ता था। उस नोक में क्या लगी होती थी, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। जब ऐसा हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही विरोधी बन गए किसके, अंग्रेजों के। क्योंकि भारतीय सैनिक जो थे वो अंग्रेजों की सेना में क्या थे, ज़्यादा थे। जब ऐसी स्थिति आई तो वो उस कारतूसों का प्रयोग करने के लिए क्या करने लगे, मना करने लगे। तो जितने भी कारण थे उनमें सबसे प्रभावशाली जो कारण माना जाता है वो तात्कालिक कारण को माना जाता है। एनफील्ड जो नई वाली राइफल आई थी उसमें गाय और सूअर की लगी
जो चर्बी थी उसके कारण भारतीयों का जो धर्म था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो भ्रष्ट होने लगा, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, इस क्रांति को बढ़ावा दिया। तो ये मुख्य कारण था जिसके कारण ये क्या हुई, क्रांति हुई। तो आज के लिए इतना ही।